ऑन हो गया? ठीक है, तो क्लास 12 का कंप्लीट केमिस्ट्री का रिवीजन हम लोग करेंगे। ठीक है, और 100% 70 में 70 क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ये फिक्स है। अभी मैं बता रहा हूँ, तुम लोग पेपर देख के आओगे, देखोगे कि डायरेक्टली क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। क्लियर है ना? तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं बता रहा हूँ उसे करते तुम लोग चलोगे। फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन से। किससे स्टार्ट करते हैं? सॉल्यूशन से। ठीक है, सॉल्यूशंस ये आपका चैप्टर 1 है, क्लास 12 केमिस्ट्री का ये चैप्टर नंबर 1 है। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? तो फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि मोलारिटी क्या होती है, बताओ मोलारिटी। तो देखो याद रखोगे, मान लो 1 लीटर आपने पानी लिया उसमें और उसमें कुछ नमक, मान लो 100 ग्राम नमक आपने डिजॉल्व कर दिया, तो कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट यानी कि नमक के कितने मोल्स प्रेजेंट है 1 लीटर सोल्यूशन में, वही उसका क्या होगा? सोल्यूशन का सोल्यूशन का मोलारिटी। तो मोलारिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। एन से हम लोग किसको रिप्रेजेंट करते हैं? सोल्यूट को, और अपन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। सोल्यूशन का वॉल्यूम आपको किसमें लेना है? हमेशा लीटर में। तो यूनिट क्या हो जाएगी बताओ? यूनिट क्या हो जाएगी सहवाग? मोल की यूनिट तो मोल ही होती है, और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? लीटर, तो मोल पर लीटर। दूसरा है मोलालिटी। दूसरा क्या है? मोलालिटी। इसका यूज आने वाला है, स्मॉल m से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। मोलालिटी क्या होता है? पर केजी सोल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है। पर केजी सोल्वेंट में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है? तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ, यानी कि मास ऑफ सोल्वेंट इन केजी, पर केजी ऑफ सोल्वेंट। क्लियर है? तो दो टर्म जो है कंसंट्रेशन टर्म में इंपॉर्टेंट है, लगातार यूज होते रहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। देखो यहां पे पहले समझते चलो फिर लिख लें तुम लोग। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड। सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड। किसी गैस की हम लोग सोल्युबिलिटी देख रहे हैं किसी लिक्विड के अंदर। जैसे तुम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो ना, उसमें लिक्विड के अंदर क्या डिजोल्व किया हुआ होता है? गैस। क्लियर है? तो इसके लिए हम लोग एक लॉ पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ। और ये देखो, जिसको और इंपॉर्टेंट कर दो ना, वो इंपॉर्टेंट तो है ही। यहाँ हम लोग एक लॉ पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं हेनरीज लॉ। डायरेक्ट इसका स्टेटमेंट आता है आपसे कि हेनरीज लॉ क्या है। डेफिनेशन नहीं आ रहा है, इसका मैथमेटिकल फॉर्म लिख लो, इतना तो कर सकते हो। तो होता क्या है हेनरीज लॉ, कि जब भी किसी गैस को हम लोग डिजोल्व करते हैं किसी लिक्विड में, जब भी किसी गैस को लिक्विड में डिजोल्व करते हैं, तो उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के मोल फ्रैक्शन के। तो थोड़ा सा मोल फ्रैक्शन में बताता हूँ, देखो फिर समझोगे तुम लोग, बातें नहीं करो। ये सोल्यूशन है पीयूष, किस किस से मिलकर बनता है? सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। सोल्यूट एंड सॉल्वेंट। देखो सोल्यूट को हम लोग हमेशा किससे दिखाएंगे? सोल्यूट को हम लोग दिखाएंगे 1 से, और सॉल्वेंट को हम लोग दिखाएंगे किससे? 2 से। मोल फ्रैक्शन को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो x1 लिख दिया, मतलब किसका मोल फ्रैक्शन है? सोल्यूट का। और x2 किसका मोल फ्रैक्शन है? सॉल्वेंट का। कोई डाउट है पीयूष, नमन? तो मोल फ्रैक्शन को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? x से। x1 लिख दिया, मतलब 1 हमेशा किसको? सोल्यूट। तो x1 किसका हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। x2 किसका मोल फ्रैक्शन हो गया? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। और अगर हम लोग को किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन चाहिए, मान लो इसके मोल्स जो है, सोल्यूट के मोल्स आपको कुछ N1 है और सॉल्वेंट के मोल कुछ N2 है, तो मोल फ्रैक्शन जो होता है x1 अगर लिखना चाहें तो x1 जो होता है मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपन टोटल मोल्स। x2 लिखना है मोल्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपन टोटल मोल्स। कोई डाउट है? तो इस तरह से हम लोग किसी भी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो देखो हेनरीज लॉ क्या कहता है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को क्या रखना है? कांस्टेंट टेम्परेचर पे। जब भी किसी गैस को हम लोग लिक्विड में डिजोल्व करते हैं, मान लो ये लिक्विड है और इस लिक्विड में हमने गैस डिजोल्व किया, तो जो पार्शियल प्रेशर होगा गैस का वो इसके मोल फ्रैक्शन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर मैं मान लो सहवाग से पूछूं कि सहवाग मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस क्या होगा, तो मोल्स ऑफ गैस अपन टोटल मोल्स, यानी लिक्विड का मोल्स प्लस गैस का मोल्स। जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना, जैसे यहाँ पर सोल्यूट का निकालना था मोल फ्रैक्शन, तो सोल्यूट का मोल्स अपन टोटल मोल्स। उसी तरह से गैस का निकालना है तो गैस का मोल्स अपन टोटल मोल्स।
क्लियर है। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे क्या करोगे, कोई कांस्टेंट लगाओगे, और यहाँ पर हम लोग कांस्टेंट क्या लगाते हैं, हेनरीज कांस्टेंट और इनटू एक्स। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू हेनरीज कांस्टेंट टू मोल फ्रैक्शन। ठीक है। अब देखो इसके कुछ लिमिटेशंस है जो ध्यान रखोगे। क्या क्या लिमिटेशंस है, तो पहला तो लिमिटेशन ये, प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, प्रेशर बहुत ज्यादा हाई नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। देखते हो जब तुम लोग टेम्परेचर बहुत, जैसे डीप फ्रीजर में डाल दो कोल्ड ड्रिंक्स को, पूरा वो जम जाएगा, उसकी सोलिबिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा लो नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो, टेम्परेचर शुड नॉट बी टू लो। और लास्ट है आपका गैसेस एंड लिक्विड्स आर नॉन रिएक्टिंग। गैस और लिक्विड आपस में क्या होने चाहिए, गैसेस एंड लिक्विड्स आर नॉन रिएक्टिंग, ये आपस में रिएक्शन नहीं करने चाहिए। और जल्दी से इसे स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं भाई हम लोग। ठीक है, पॉज कर दो जल्दी से। बहुत इंपॉर्टेंट राउल्ट्स लॉ, तुम लोग देखे होगे लगातार क्वेश्चन आता है। राउल्ट्स लॉ क्या होता है, राउल्ट्स लॉ देखो यहाँ पे। तो हम लोग इस टाइप का सॉल्यूशन ले रहे हैं, कोई दो आपका कंपोनेंट है इसके ए एंड बी, और दोनों ही कंप्लीटली मिसिबल है, दोनों ही कंप्लीटली मिसिबल है एंड वोलेटाइल है। जैसे अल्कोहल और वाटर आपस में क्या होते हैं, दोनों आपस में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, और वोलेटाइल है मतलब हीट करने के बाद दोनों ही किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, वेपर में। क्लियर है ना। तो राउल्ट्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, टेम्परेचर को हम लोग क्या करते हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर पे। देखो तुम लोग चाहो तो स्टेटमेंट खुद से लिख भी सकते हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट, दो कंपोनेंट है सोल्यूशन के ए एंड बी, तो ईच कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, जो कंपोनेंट का वेपर प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी कि वेपर प्रेशर ए जो होगा वो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे क्या करोगे, कांस्टेंट लगाओगे, प्रोपोर्शनलिटी हटाओगे कांस्टेंट लगाते हैं पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए। अब देखो पी ए और पी नॉट ए में क्या डिफरेंस है, जब ए और बी दोनों प्रेजेंट था सॉल्यूशन के अंदर, उस टाइम पे जो प्रेशर लग रहा था उसको हम क्या लिखेंगे, पी ए। अब बी नहीं हो, सिर्फ ए प्रेजेंट हो, उस टाइम पे जो प्रेशर लगेगा उसको हम क्या लिखेंगे, पी नॉट ए। तो पी नॉट ए जो है प्योर कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर है, और पी ए जो है वेपर प्रेशर ऑफ या पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। जैसे मान लो तुम लोग चारों रूम में हो, तुम लोग चारों लोग दीवार पर प्रेशर लगा रहे हो, तो अब पूछूंगा कि मैं कितना प्रेशर है सहवाग का, तो बोलूंगा पार्शियल प्रेशर सहवाग का। लेकिन कोई नहीं है, सिर्फ सहवाग है और प्रेशर लगा, तो उसमें बोलूंगा प्योर प्रेशर किसका, सहवाग। समझ गए ना। सिमिलरली अगर हम लोग लिखना चाहें, बताओ सिमिलरली क्या लिख सकते हैं पीयूष, कंपोनेंट बी के लिए क्या लिख सकते हैं, पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। और सहवाग ये बताओ, अगर ए का मोल फ्रैक्शन निकालना है क्या हो जाएगा, मोल्स ऑफ ए अपन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, मोल्स ऑफ ए अपन टोटल नंबर ऑफ मोल। टोटल मोल क्या होगा, ए और बी का मोल। क्लियर है। मोल कैसे निकालते हैं, मोल इज इक्वल टू होता है गिवन मास अपन मोलर मास। क्लियर नहीं, पता है। अब देखो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या होता है, छोड़ो उसे। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ क्या होता है, डाल्टन्स लॉ बताओ। तो पी टोटल जो होता है पी ए प्लस पी बी के इक्वल होता है, पी टोटल जो होता है पी ए प्लस पी बी के इक्वल होता है। और यहां से पी और पी बी की वैल्यू उठा के रख लोगे यहां पे, तो पी टोटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट सिर्फ फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना होता है आपको। क्लियर है, कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखो इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लो। वाई एक्सिस पे हम लोग ले ले रहे हैं वेपर प्रेशर को, और एक्स एक्सिस पे हम लोग ले ले रहे हैं मोल फ्रैक्शन। देखो हमने मान लिया कि यहां पे सिर्फ कंपोनेंट ए है, तो कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर कितना होता है, पी नॉट ए।
यहाँ पे हमने मान लिया कि सिर्फ कंपोनेंट बी है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा पी नॉट बी। और ये हम लोग मान के चल रहे हैं कि कंपोनेंट ए का वेपर प्रेशर जो है प्योर कंपोनेंट ए का वो बी से ज़्यादा है, बी से ज़्यादा है। तो देखो ये ए का ज़्यादा है और बी का कम है। अब बताओ यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ए क्या होगा 1। क्यों? क्योंकि देखो मोल फ्रैक्शन का सम जो होता है हमेशा किसके इक्वल होता है। अब यहां पे कंपोनेंट सिर्फ ए है, बी है ही नहीं, सिर्फ कंपोनेंट ए है, बी है ही नहीं। अब बी नहीं है तो इसका मोल फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, यानी कंपोनेंट ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1, यानी कि और एक्स बी यहां पे क्या हो जाएगा 0, यहां पे एक्स बी क्या हो जाएगा 1 और एक्स ए क्या हो जाएगा 0। जैसे जैसे लेफ्ट राइट हम लोग मूव करेंगे वेपर प्रेशर क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। और यहाँ पे ए है ही नहीं तो वेपर प्रेशर ए का क्या हो जाएगा 0। ऐसे मूव करेंगे बी का वेपर प्रेशर यहाँ पे आके क्या हो जाएगा 0 और ये पी टोटल का कर्व हो जाएगा। तो पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट सॉरी पी ए प्लस पी बी, और ये पी ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, और पी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। क्लियर है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन राउल्ट्स लॉ से क्वेश्चन आएंगे 100%। क्लियर है? थ्योरी पहले कर लेते हैं, फिर इस पे एक न्यूमेरिकल तुम लोग करवा दूंगा, पढ़ के आओगे सब पे तब। ठीक है, देखो तो हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन की। ठीक है, तो जो रॉल्स लॉ को फॉलो करता है, ओबे करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। जो रॉल्स लॉ को ओबे करता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं आइडियल सोल्यूशन। अब देखो इसमें होता क्या है, पी ए किसके इक्वल होगा, जो रॉल्स लॉ का इक्वेशन था एग्जैक्टली क्या कर लोगे कॉपी कर लोगे। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है देखो यहाँ पे ये तुम्हारा जैसे कंपोनेंट ए एंड कंपोनेंट बी है तो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपोनेंट के बीच में, कंपोनेंट ए के बीच में क्या लग रहा होगा ए ए, देख लो यहाँ पे कंपोनेंट ए के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लग रहा होगा ए ए, कंपोनेंट बी के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लग रहा होगा बी बी, और जब सॉल्यूशन बनेगा तो क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा ए बी। ये सारे आपस में क्या होंगे इक्वल होंगे। क्या होंगे कब, जब सॉल्यूशन आइडियल होगा। इंथैल्पी चेंज जो होगा वो क्या होगा 0, वॉल्यूम चेंज होगा 0। याद रखोगे इंट्रोपी चेंज गिव्स एनर्जी चेंज, चाहे सॉल्यूशन आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, सब में क्या रहेगा सेम रहेगा। याद रहेगा ये चीज। और डायरेक्ट एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, ये दोनों जो है एग्जैक्टली क्या रहेंगे। अब देखो आइडियल सॉल्यूशन हो गया, नॉन आइडियल में देखो, नॉन आइडियल में हम दो टाइप के देखते हैं, एक पॉजिटिव डेविएशन और एक नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या होता है, तो पीए जो है पॉजिटिव में पीए बड़ा होगा किससे पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, पी बी बड़ा होगा पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, पी टोटल बड़ा होगा पी ए प्लस पी बी, जबकि इसमें जस्ट क्या हो जाएगा अपोजिट। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा जब सॉल्यूशन बनेगा उसके पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या रहेगा वीक। इंथैल्पी चेंज मिक्सचर का अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव, और ये दोनों सेम रहेंगे। तो यही आपसे पूछता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है वॉल्यूम चेंज क्या होगा, तो पॉजिटिव डेविएशन है नॉन आइडियल में तो क्या होगा पॉजिटिव, निगेटिव है निगेटिव, और आइडियल में क्या होगा दोनों ही वॉल्यूम चेंज और ये 0। और गिब्स एनर्जी चेंज जो होता है वो निगेटिव, और इंट्रोपी चेंज जो होता है पॉजिटिव। याद रख लोगे ऐसे ट्रिक। और रॉल्स लॉ का जो इक्वेशन एग्जैक्टली कॉपी कर लोगे तो आइडियल पॉजिटिव में ग्रेटर देन और निगेटिव में लेस, वॉल्यूम चेंज पॉजिटिव में पॉजिटिव, इंथैल्पी चेंज पॉजिटिव में पॉजिटिव, निगेटिव में निगेटिव। बाकी ये नीचे वाला गिब्स एनर्जी और इंट्रोपी चेंज तो सेम। याद हो जाएगा, आसान है। तो आइडियल नॉन आइडियल का डिफरेंस आपसे पूछ लेता है, 2-3 नंबर में आ जाते हैं क्वेश्चन, कर सकते हो, नोट कर लो। नेक्स्ट हम देख रहे हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, तो देखो याद रखोगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के। तो जब भी आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ जाए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है सहवाग, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है आपकी, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। सीधा क्या लिखोगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी विच आर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, वही आपकी क्या है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो समझ लो, पहले 4 डिफरेंट टाइप के कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ने हैं। पहला है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, समझ लो पहले रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बहुत आसान बच्चा वाला। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सही कर दो उसको, सही कर दो, ठीक है। देखो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है, जैसे बातें नहीं करो ना मत,
जैसे मान लो तुमने प्योर वाटर ले लिया, क्या ले लिया आपने? प्योर वाटर ले लिया, उसको हीट करोगे तो उसका वेपर ज़्यादा बनेगा, और वेपर ज़्यादा बनेगा तो प्रेशर भी क्या लगेगा? ज़्यादा। लेकिन उसमें तुम एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दो, जैसे नमक ऐड कर दो, क्या ऐड कर दो? नमक, तो उसके वेपर प्रेशर को क्या कर देगा? यानी कि वेपर अब क्या होंगे? कम बनेंगे। तो याद रखोगे, देखो यहाँ पे बोर्ड पे कंसंट्रेट करो। नंबर पीनट जो है ये वेपर प्रेशर है प्योर सॉल्वेंट का, लाइक वाटर, ठीक है। और पीएस जो है ये वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का। वेपर प्रेशर किसका है? सॉल्यूशन का। और सॉल्यूशन के अंदर क्या ऐड किया हुआ है? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। क्या ऐड किया हुआ है? तो डायरेक्ट तुम लोग फॉर्म याद रखना है, पी नॉट माइनस पी एस अपन पी नॉट इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई N2। N1 क्या है? सहवाग। गधे अभी बताया था कि N1 जो है 1 जो है सोल्यूट है, 1 क्या है? और N किसको हम रिप्रेजेंट करते हैं? मोल्स को। तो N1 क्या होगा? मोल्स ऑफ सोल्यूट। N2 क्या हो गया? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। तो इसको अगर N1 को हम लोग लिखना, N1 को लिखना चाहिए, क्या लिख सकते हैं? सहवाग W1 बाई M1 लिख सकते हैं। और N2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? W2। और M2 कहां चला आएगा? ऊपर। फिर से बताता हूं, पीनट क्या है? वेपर प्रेशर प्योर सॉल्वेंट का। पीनट क्या है? प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। पीएस क्या है? सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। W1 क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट। M1 क्या है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। याद रहेगा, लिखने की जरूरत है। अब देखो, तो पहला ये आपका क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। दूसरा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सारी चीजें गिवन होगी, इस पे सब पे एक एक न्यूमेरिकल मैं तुम लोग कराऊंगा कल, ठीक है? कल। नेक्स्ट दूसरा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। बातें नहीं करो, समझ लो। एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे मान लो पानी बॉइल हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, पानी कहाँ बॉइल हो रहा है? 100 डिग्री। अब उसमें तुम 100 ग्राम नमक ऐड कर दो, अब उसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 100 से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। क्लियर है? तो देखो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, हमेशा हम लोग प्योर के लिए क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? नॉट। बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर ही तो है, T0B। प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना है? T0B। एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना है? TB। कितना है? TB। अब बताओ, चेंज इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डेल्टा TB कितना होगा? ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे, और ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? सॉल्यूशन का, क्योंकि इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किया हुआ है। और डेल्टा TB जो होता है, याद रखोगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। मोलालिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। और डेल्टा TB इक्वल टू लिखना चाहे तो प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे, क्या लगाएंगे? KB इंटू M। KB क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। KB क्या होता है? ये तुम्हें गिवन होगा क्वेश्चन में, इसके लिए परेशान नहीं होना है। बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट। अब देखो, M को हम लोग लिखना चाहें, पीयूष तुम बताओगे, गधे जल्दी बता दो, M को क्या लिख सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपन मास ऑफ सॉल्वेंट, लेकिन सॉल्वेंट का मास किस में है? केजी में। अब देखो, बताओ, मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? सॉल्यूट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं? 1 से। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट क्या होता है? गिवन मास अपन मोलर मास। तो हम लोग लिखना चाहें यहाँ पे तो W1 बाई M1 लिख सकते हैं क्या? गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट को हम लोग W2 लिख सकते हैं। और ये अगर ग्राम में है तो ऊपर किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा? 1000 से, क्योंकि 1000 डिवाइड होगा तो कहाँ आ जाएगा? ऊपर। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? केजी में। और यहाँ से आपका एक्सप्रेशन, सारी चीजें गिवन होंगी, एक अननोन होगा, सिर्फ वैल्यू सब्सटीट्यूट करना होता है। नोट कर लो जल्दी से, फास्ट पहुंच कर दो। नेक्स्ट, थर्ड, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो, समझोगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में, देखो डिप्रेशन मतलब, डिप्रेशन का मीनिंग होता है कम होना। सीधे बैठ जाओ, पहले ना मत यूज से। डिप्रेशन का मीनिंग होता है कम होना। तो जब भी किसी प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट हमने ले लिया। प्योर सॉल्वेंट के लिए हमने क्या ले लिया? T0F।
क्या ले लिया हमने, एंड सॉल्यूशन के लिए हमने क्या ले लिया, फ्रीजिंग पॉइंट। बातें नहीं करो, प्योर के लिए हमेशा हम लोग नॉट लगाएंगे और सॉल्यूशन के लिए हमने क्या लिखा, फ्रीजिंग पॉइंट है तो TF, और प्योर के लिए T0 F। बताओ डेल्टा TF क्या होगा पीयूष, ज्यादा में से कम को माइनस करेंगे। प्योर सॉल्वेंट में जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोग ऐड करते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट घटता है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट जो प्योर का होगा ज्यादा होगा, सॉल्यूशन का क्या होगा, कम होगा, तो ज्यादा में से कम को माइनस। और सिमिलरली हम लोग लिख लेते हैं जैसे आपने किसके लिए लिखा था, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट के लिए लिखा था, वैसे ही हम लोग डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट के लिए सेम लिख लेते हैं। डेल्टा TF इजिकल टू क्या हो जाएगा, KF इंटू M, और इसको सिंप्लीफाई करोगे डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू, और KF क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट क्या होता है, और M1 को हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और इंटू मोलर मास ऑफ सोलवेंट, तो W2 लिख लो, और 1000 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। देखो सारी चीजें सेम है, बस डेल्टा TF की जगह क्या आ गया, डेल्टा TB की जगह क्या आ गया, डेल्टा TF आ गया। तो फ्रीजिंग पॉइंट वाला बोलेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट, बॉइलिंग पॉइंट क्या बोलेगा तो बॉइलिंग पॉइंट का कंसेप्ट। क्लियर है। ओस्मोटिक प्रेशर, लास्ट ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है बताओ, पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। पाई इज इक्वल टू होता है CRT, क्या होता है, R की वैल्यू गिवन होगी, टेम्परेचर भी गिवन होगा, उसके लिए परेशान नहीं होना है। C बताता हूं, कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। बताओ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को क्या लिख सकते हो, गिवन मास अपन मोलर मास, और इनटू, और डिवाइड बाई क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वॉल्यूम आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो पाई इक्वल टू हम लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा, W1 RT अपन M1 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। कौन है, ठीक है, कोई डाउट है। अब देखो जब तुम लोग एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ोगे, साफ करो इसे, सेवा हो गया, पहुंच कर दो नंबर ने, गधे हो बिल्कुल। नेक्स्ट है एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। देखो कुछ नहीं करना, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम लोग पढ़े हो उसमें वन टफ फैक्टर से मल्टीप्लाई कर लेना है। किससे मल्टीप्लाई कर लेना है, वन टफ फैक्टर। यानी कि अगर मान लो हम लोग पहला बात करें RLVP, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, तो क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS अपन P0। अगर एबनॉर्मल निकालना है तो I से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, P0 माइनस PS अपन P0। सिमिलरली अगर हम लोग RLVP के लिए बात करें, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, सॉरी एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, तो क्या हो जाएगा, डेल्टा TB एबनॉर्मल किसके इक्वल हो जाएगा, I इंटू KB इंटू M। क्लियर है। उसी तरह से थर्ड, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डेल्टा TF एबनॉर्मल जो हो जाएगा I इंटू KF इंटू M। फोर्थ, पाई एबनॉर्मल जो हो जाएगा I इंटू CRT। अब I क्या है समझोगे तुम लोग, देखो यहाँ पे 100%, 99% केस में होता क्या है, 99% केस में देखो I निकालने का जो फॉर्मूला होता है डिसोसिएशन के लिए, क्वेश्चन में बोलेगा डिसोसिएशन, तो I इज इक्वल टू होता है 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, और एसोसिएशन के लिए होता है, एसोसिएशन के लिए होता है I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n। क्लियर है। डिसोसिएशन एसोसिएशन के लिए वन टफ फैक्टर I क्या होता है, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n, एसोसिएशन के मामले में अल्फा प्लस अल्फा बाई n। अब देखो समझोगे तुम लोग, जैसे मान लो NaCl सोल्यूट ऐड किया, क्या कौन सा सोल्यूट ऐड किया आपका, NaCl, और बोला कि 100% टूट रहा है, कितना टूट रहा है, बताओ किसमें टूटेगा NaCl, Na प्लस और Cl, बताओ टूटने के बाद कितना पार्टिकल दे रहा है, 2, तो इसमें I और N दोनों इक्वल हो जाएंगे, I और N दोनों कितने हो जाएंगे, 2, I और N दोनों क्या हो जाएंगे, 2। अब समझ लो पीयूष से, अब बोले मान लो कि 60% डिसोसिएट हो रहा है, कितना डिसोसिएट हो रहा है,
अगर 60% बोला कि डिसोसिएट हो रहा है तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस एन अल्फा। बताओ अल्फा कितना दे रखा है 60%, तो 1 माइनस अल्फा फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 0.6%, में 60 है, फ्रैक्शन में कितना हो जाएगा 0.6, और n कितना होगा 2, n कितना होगा 2 और अल्फा 0.6 कितना आ जाएगा 2.2 और माइनस 0.6, 2.2 हो गया ना, 2.2 माइनस 0.6 कितना आ जाएगा 1.8 आई निकल जाएगा। तो अगर मान लो बोलो 50% 60%, तो n की तो वैल्यू पता ही है, टूटने के बाद कितना पार्टिकल देगा, और अल्फा की वैल्यू गिवन होगी, और इसमें 99% केस में अल्फा और n आपका इक्वल मिलेगा, 100% डिसोसिएशन मिलेगा। तो यहाँ से आई निकाल सकते हो सेवक। जैसे मान लो NaCl बोला कि 100% डिसोसिएटेड है, तो I और N दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, और बोला 60% डिसोसिएटेड, तो N तो 2 है ही, अल्फा की वैल्यू रख देंगे डिसोसिएशन वाले में, यहाँ से निकल जाएगी, और यहाँ से I की वैल्यू ला के सब्सटीट्यूट कर दोगे तो KF और M तो निकालने आता ही है तुम्हें। क्लियर है, चैप्टर हो गया खत्म। इससे बियॉन्ड एक